म्यूजिक। अब हम लोग बात करेंगे म्यूजिक का, यानी कि अब हम लोग गायन की बात करेंगे, गीत की बात करेंगे, गीतकारी की बात करेंगे इस अध्याय में, जहां पर हम लोग रीजनल कल्चर की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, गायन की बात कर रहे हैं, नृत्य की बात कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस नई कक्षा में। और अब मैं बात करूंगा म्यूजिक का, यानी कि गायन का। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू स्टाइल। भारतीय जो क्लासिकल म्यूजिक है, यानी कि जो पारंपरिक जो गायन है, उसे हम दो क्षेत्रों में या दो तरीके से, दो शैली में डिवाइड करते हैं। एक उत्तर भारत वाला और एक दक्षिण भारत वाला। उत्तर भारत वाले को हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी और दक्षिण भारत वाले को कहते हैं कार्नेटिक। आगे, द राजपूत एंड द चोला वेयर ग्रेट पैट्रॉन ऑफ म्यूजिक एंड डांस। चाहे चोलाज की बात करें, चाहे राजपूतों की बात कर लें, ये लोग नृत्य और संगीत के, यानी कि म्यूजिक मतलब संगीत और डांस मतलब नृत्य, संगीत और नृत्य के बहुत ज्यादा पक्षधर थे। पहला, दूसरा और तीन बिंदुओं को अब हम लोग देख लेते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विच इज बेस्ड ऑन रागाज फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। रागों के आधार पर, अलग अलग राग के आधार पर जो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक था, संगीत था, वो इस समय, यानी कि राजपूत रूलर और चोलाज रूलर के समय और अर्ली मेडाइवल पीरियड में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, फला फूला। द डिपिक्शन ऑफ डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस ऑन द पैनल ऑफ देयर टेम्पल इज अ टेस्टिमनी ऑफ देयर लव ऑफ म्यूजिक। अलग अलग मंदिरों पर जो अलग अलग नृत्य और संगीत का जो चित्रकारी दिखाया गया है और जो अभी हम लोग को देखने को मिलता है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस समय के जो राजा महाराजा होते थे, वो कितना ज्यादा इन सारी चीजों का सम्मान करते थे, नृत्य का, कला का, संगीत का, इन सारे चीजों का। A large number of statues of नटराज और डांसिंग शिव were produced during the चोलाज reign। चोला के शासन काल में बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें नटराज की बात करें, डांसिंग शिव, जिसको डांसिंग शिव यानी कि नृत्य करते हुए भगवान शिव, जिसे नटराज कहते हैं, इनके स्टैचूज का बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण हुआ, इनकी प्रतिमा का बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण हुआ। और ये सब ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उस समय कला की को कितना सम्मान दिया जाता था इन राजपूत और चोलाज रूलर के द्वारा, शासकों के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे सल्तनत पीरियड की। अब हम लोग बात करेंगे 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक, यानी कि अब इस सल्तनत पीरियड में, सुल्तान वाले पीरियड में, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे हिंदू काल से आकर मुस्लिम काल में, ये जो साहित्य है, ये जो कला है, ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये कैसे फ्लोरिश हुई या नहीं हुई, आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी। अब हम लोग बात करते हैं सल्तनत पीरियड की। लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में। न्यू सल्तनत पीरियड का मतलब क्या हो गया? वही जो हम लोगों ने बात की थी दिल्ली सुल्तान वाली, रजिया सुल्तान से लेकर, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर देखी थी। क्योंकि पहले दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन हुआ था। दिल्ली सल्तनत जब ढहा, तब मुगल आया, और मुगल के समय ही अंग्रेज आ गया था। और औरंगजेब के मरने के बाद जो अंग्रेज था, वो एक जो व्यापारी था, वो अब राजनीतिक शक्ति बनने के लिए आगे बढ़ा था। तो सबसे पहले अगर बात करें इन तीनों में, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत पीरियड का, सुल्तान वाले काल का शुरुआत हुआ, आक्रमण हुआ। उसके बाद मुगलों का आक्रमण हुआ। उसके बाद उसी समय अंग्रेज आ गया, और बाद में अंग्रेजों ने मुगलों को समाप्त करके हमारे ऊपर शासन किया। तो अब हम लोग बात करेंगे सल्तनत पीरियड, यानी कि मुगलों से पहले वाले काल की बात करेंगे। तो यहां पर लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करते हैं। न्यू लैंग्वेज सच एज टर्किश, अरेबिक एंड पर्शियन केम टू इंडिया विद तुर्क। चूंकि हम लोगों ने देखा था कि कैसे इब्राहिम लोदी और इन सारे चीजों की बात कर रहे थे हम लोग। महमूद गजनवी की भी बात हम लोगों ने इसी समय की थी कि कैसे उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, 17 बार हमला किया, और बहुत सारी चीजें थी। तो ये सब चूंकि जिस जगह से आए थे, वहां के लैंग्वेज, वहां के भाषाओं का विकास जो है वो भारत में हुआ, या फिर कहें तो भारत में वैसी वैसी भाषाओं का आगमन हो गया। जैसे टर्किश भाषा, अरेबिक भाषा, पर्शियन भाषा जो है वो इंडिया आ गया तुर्कों के द्वारा।
हाउएवर संस्कृत, तमिल एंड प्राकृत कंटिन्यू टू बी द मीडियम ऑफ लिटरेचर। हालांकि जो हमारे देश की हमारी भाषा थी संस्कृत सबसे बड़ी भाषा, बाकी तमिल और प्राकृत की बात करें ये सब भी साहित्य का मीडियम माध्यम बनता रहा, क्योंकि हमारे जो साहित्यकार थे वो इन्हीं भाषाओं में लिखा करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल में, सल्तनत काल में, रीजनल लैंग्वेज सच एज हिंदी, ब्रज, अवधी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, सिंधी, मराठी, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ flourished because they were used by bhakti and Sufi संत such as कबीर, नानक, तुकाराम एंड चैतन्य। इस काल में रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा, जिसमें हिंदी की बात कर लें, ब्रज की बात कर लें, अवधी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, सिंधी, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ की बात कर लें और भी बहुत सारे भाषाओं की बात कर लें, ये भी आगे बढ़ा, ये भी फला फूला, क्योंकि इस समय भक्ति काल भी चल रहा था और हिंदू संत जो भक्ति काल के थे जिन्हें भक्ति संत कहा जाता था, या फिर मुसलमान संत जो कि भक्ति काल के थे जिन्हें सूफी संत कहा जाता था, जिनमें अलग अलग लोगों का नाम आता है, चाहे कबीर हो, चाहे वो नानक हो, चाहे वो तुकाराम हो, चाहे वो चैतन्य हो, इन लोगों के कारण से इन सारे भाषाओं का, इन सारे क्षेत्रीय भाषाओं का को भी बढ़ावा मिला, को भी सम्मान मिलता रहा। ये एक चित्र है जो कि एक गायन का चित्र है या फिर संगीत का एक यंत्र है जो इसका नाम होता है सारंगी। आप यहाँ पर सारंगी को देख सकते हैं कि सारंगी ऐसा होता है, यहाँ से ध्वनि निकलता है, यानी कि ये एक म्यूजिक का एलिमेंट है या फिर कहें तो म्यूजिक का एक यंत्र है। अब हम लोग बात करेंगे सल्तनत पीरियड में पेंटिंग का, यानी कि अब चित्रकारी की बात करेंगे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य की बात हो गई, अब चित्रकारी की बात करते हैं। The Delhi Sultan did not patronize the art of painting and therefore this art did not develop much during the Sultanate period। जो सल्तनत पीरियड था, जो सल्तनत काल था, जिसमें दिल्ली सुल्तान की बात करते हैं, तो वो लोग कला जो पेंटिंग वाली थी यानी कि चित्रकारी वाली जो कला थी उसके ज्यादा समर्थक नहीं थे और इसी कारण से चित्रकारी जो है वो ज्यादा फला फूला नहीं इस सल्तनत काल में, इस दिल्ली सुल्तान वाले काल में। 3 बिंदु यहां पर दिया गया हुआ है। सम पेंटर डिड मेक पोर्ट्रेट इन दिस पीरियड, कुछ पेंटरों ने हालांकि इस समय चित्र बनाया। मिनिएचर पेंटिंग वेयर वाइडली यूज्ड इन टू इलस्ट्रेट बुक, छोटे छोटे जो चित्रकारी होते थे वो सब ज्यादा प्रयोग किए जाते थे पुस्तक और अलग अलग चीजों में। पेंटिंग एंड द आर्ट ऑफ कार्विंग इन वुड एडवांस अंडर द विजयनगर रूलर, और विजयनगर शासक के समय जो पेंटिंग था, जो चित्रकारी था और लकड़ियों पर जो अलग अलग कला को बनाने और प्रदर्शन करना था, वो सारी चीजें जो है फली फूली कब, तो विजयनगर शासक के समय। अब हम लोग बात करते हैं म्यूजिक की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे गायन की इस सल्तनत पीरियड के समय कि वो कितना फला फूला। पृष्ठ संख्या 69 पर है हम लोग। न्यू इंस्ट्रूमेंट इन्वेंशन एंड नोवेल्टी इन म्यूजिक वेयर द बेंचमार्क ऑफ दिस पीरियड, इस काल में यानी कि सल्तनत काल में नए इंस्ट्रूमेंट जो कि नए यंत्र जो हैं म्यूजिक के यानी कि गायन के वो सब बने और वो एक तरीके से मील का पत्थर बेंचमार्क बन गया इस काल के लिए, म्यूजिक के लिए। द तुर्क ब्रॉट द म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ सेंट्रल एशिया विद हिम, और जैसे जैसे तुर्क भारत आया वो वहां का जो म्यूजिकल ट्रेडिशन, वहां की जो गायन सभ्यता थी सेंट्रल एशिया की जहां से ये लोग आया था, वो भारत में ले आया। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं आर्यन की, अगर हम लोग बात करते हैं द्रविड़ की, तो हमेशा यह डिबेट, हमेशा यह वाद विवाद चलता है कि जो नॉर्थ इंडियन है वो आर्यन है, जो साउथ इंडियन है वो द्रविड़ है, और आर्यन जो है वो ओरिजिनली जो है वो इंडिया के नहीं है, वो यही सेंट्रल एशिया से आए थे। तो यानी कि नॉर्थ इंडिया वाले जो हैं वो आर्यन है, यानी कि वो मूल रूप से बाहर के हैं, जबकि द्रविडियन जो है वो भारतीय हैं जो मूल रूप से भारत के हैं। ये वाद विवाद चलता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो सेंट्रल एशिया से ये लोग जो आए थे उन्होंने अपना म्यूजिकल ट्रेडिशन लाया। न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज रबाब एंड द सारंगी वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय देम, सारंगी और रबाब की बात कर रही है, जो नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नए नए वाद्य यंत्र थे, ये भी इन्हीं के द्वारा लाया गया। अमीर खुसरो, अ म्यूजिकल जीनियस, इज बिलीव्ड टू हैव
invented the sitar and introduced many ragas of Indo-Arabic origin। अमीर खुसरो, जिसको माना जाता है कि एक बहुत बड़े म्यूजिकल जीनियस थे, यानी कि जो गायन क्षेत्र का जो एक बहुत बड़े विद्वान या बहुत बड़े व्यक्ति थे, इन्होंने, माना जाता है कि इन्होंने ही सितार का आविष्कार किया एक, और इन्होंने ही बहुत सारे राग को भी आविष्कार किया, राग का भी आविष्कार किया इंडो अरेबिक की ओरिजिन, यानी कि भारतीय और अरेबिक पद्धति के आधार पर, स्रोत के आधार पर इन्होंने बहुत सारे अलग अलग रागों का भी आविष्कार किया। भक्ति एंड सूफी संत गेव अ स्पोर्ट टू म्यूजिक थ्रू देयर सिंगिंग। और चाहे भक्ति संत हो यानी कि हिंदू संत हो, चाहे वो सूफी संत हो, उन्होंने भी म्यूजिक के थ्रू अलग अलग चीजों को, अपने भक्ति संदेश को आगे बढ़ाया, अपने भक्ति संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। आगे पृष्ठ संख्या 69 से हम लोग आ रहे हैं, पृष्ठ संख्या 70 पर लिखा हुआ है, द पर्सियन स्टाइल ऑफ कोरस सिंगिंग कव्वाली वाज पॉपुलराइज्ड बाय द सूफी संत। जो पर्सियन स्टाइल में जो कोरस सिंगिंग है, जो गायन है, जिसको हम लोग कव्वाली कहते हैं, ये भी मुस्लिम संत यानी कि सूफी संत के द्वारा लाया गया, या फिर कहें तो सूफी संत के द्वारा प्रसिद्ध किया गया, पॉपुलराइज किया गया। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग दिल्ली सल्तनत से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुगल पीरियड की, 1526 से लेकर 1707 की, यानी कि हम लोग बात करेंगे मुगल काल की। 1707 वही वर्ष जब औरंगजेब यानी कि लास्ट जो मजबूत मुगल शासक था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि मुगल शासन जो है वो, उसका अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसको अंग्रेजों ने गोली मारी थी, लेकिन तब जाकर मुगल शासन आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था। लेकिन 1707 वो वर्ष है जहां से मुगल शासन का पतन शुरू हो गया था। तो अगली कक्षा में हम लोग आएंगे तो मुगल पीरियड के समय के लैंग्वेज एंड लिटरेचर और अलग अलग चीजों की बात करेंगे। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, इस अध्याय को फिर वहीं से आगे बढ़ाएंगे।